दोस्तों, मैं राजीव कुमार स्वामी एक बार फिर हाजिर हूँ जियोग्राफी क्लास में। और आज हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में कि महाद्वीपीय विस्थापन क्या है, किस प्रकार से था। तो इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसी में हम पढ़ेंगे जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है वो। क्योंकि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो जितने भी सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित आए हैं उनमें सबसे अच्छा और वैज्ञानिक है। इसलिए अपन वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए बगैर देखिए, वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आइए चलते हैं अब और बात करते हैं वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। तो अगर अपन बात करें महाद्वीप और महासागरों की, तो महाद्वीप और महासागर जो हैं ये दोनों ही प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो गए कि भाई ये प्रथम श्रेणी क्या होती है। तो देखो, ये जो हमारी पृथ्वी है इसको पर जो भी स्थलाकृतियाँ हैं उन स्थलाकृतियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होगा प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों की बात करें यानी पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पत्ति है वो महाद्वीप और महासागरों की हुई है। इसलिए इन दोनों को प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहा जाए, पहली उत्पत्ति है। दूसरी उत्पत्ति में आप जो है आपके क्या आ जाएंगे, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, ये आपके आ जाएंगे जो है द्वितीय श्रेणी में। और तृतीय श्रेणी में कौन सी आ जाएंगी, वी आकार की घाटियाँ, ठीक है, यू आकार की घाटियाँ, कैनियन, ये जो आपके और भी हैं ये सारे जो है आपके तीसरे उच्चावच की श्रेणी में आते हैं। तो अब हम आइए अपन अपने सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होने के कारण जो है विद्वानों ने इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अध्ययन किया और विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जो है इनसे संबंधित जो है सिद्धांत भी प्रस्तुत किए। अगर अपन बात करें वेगनर के द्वारा जो है प्रतिपादित महाद्वीपीय प्रवाह या इंटरकॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत जो है उसके बारे में, तो अगर हम देखें तो महासागर और महाद्वीपों के बारे में जो हैं 2 सर्वाधिक स्वीकार्य और वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, ठीक है, जो पुष्टि करते हैं महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के। इनमें पहला सिद्धांत आपका हो जाता है महाद्वीपीय विस्थापन और दूसरा हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, इन दोनों को सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक माना गया है। ठीक है, और इन्होंने इन दोनों ही सिद्धांतों ने काफ़ी जो रहस्य हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा खुलासा किया है। तो इसलिए ये जो है आज के आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से भी ये जो है मेल खाते हैं, इसलिए ये दोनों ही सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों में से आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन की। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे प्लेट विवर्तनिक पर। तो आइए अपन देखते हैं तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो आपको जो है 2 पृथ्वी के मॉडल दिए हुए हैं। तो उसमें एक तरफ आपको जो है एकदम ग्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जो एकदम पूरा ग्रीन है ये आपका क्या है, पेंजिया है। ठीक है, दूसरी तरफ आपको जो है ब्लू दिख रहा है तो ये क्या है, सुपर ओशियन पैंथालासा है। ठीक है, यानी महाद्वीप और महासागर। ठीक है, तो महाद्वीप का नाम था पेंजिया और महासागर का नाम था पैंथालासा। इसके अतिरिक्त आपको जो है दूसरे जो आपका है उसमें आपको दिख रहे हैं कि जो स्थलीय भाग हैं इनको अलग अलग रंग में किया गया है। तो ऊपर वाला जो पार्ट आपको ग्रीन रंग में दिख रहा है ये यूरेशिया का है। फिर ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये नॉर्थ अमेरिका है। फिर नॉर्थ अमेरिका के नीचे एक साइड में आपका जो है पश्चिम की तरफ अमेरिका है और अफ्रीका। बीच में आपको यहाँ पर ग्रीन कलर की एक और पट्टी दिख रही है, ये हमारा भारत है। इसके अलावा अंटार्कटिका और नीचे की तरफ जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से था। अब अपन अगर बात करें यद्यपि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की, ये सिद्धांत जो है सबसे पहले 1620 में फ्रांसिस बेकन, ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन जो है उन्होंने 1620 में प्रस्तुत किया था। इसके बाद में 1885 के अंदर जो है स्नाइडर महोदय हैं तो उन्होंने भी ये इस सिद्धांत को जो है दिया था। उसके बाद में 1910 में जो है F.G. टेलर जो है उन्होंने भी इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। परंतु सिद्धांत
का जो रूप है और इसका प्रतिपादन है पूरी तरीके से, ठीक है, तो ये 1912 में जर्मनी के जो है जलवायुवेता थे अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, तो इन्होंने किया था। वेगनर एक जलवायुवेता थे जो भूतकाल में हुई जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान चाहते थे, ठीक है। तो वेगनर थे, वो कौन थे? एक जलवायुवेता थे, कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ठीक है। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड वेगनर था, ठीक है, और ये जलवायु के ऊपर अध्ययन करते थे। अब इनकी यहाँ पर बात करें तो अंटार्कटिका में ये कोयले की परतों की उपस्थिति एवं मरुस्थलों में हिम आवरण के लक्षणों के मिलने के कारण स्वरूप वेगनर की इनके सामने दो विकल्प आ गए। तो देखिए, आज अगर अपन वर्तमान अंटार्कटिका की बात करें तो वर्तमान अंटार्कटिका है वो कहाँ है, ठीक है, और जहाँ पर है वहाँ पर वनस्पति आवरण है नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर कोयले की उपस्थिति जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है कि भाई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर शीत कटिबंध में जो है आता है, शीत वहाँ जलवायु है, वहाँ पर कोयले की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, ठीक है। वहीं कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र जो उष्ण मरुस्थल हैं वहाँ पर बर्फ़ के जो है लक्षण या जो अवशेष हैं या चिन्ह हैं वो मिले, तो ये कैसे संभव है, ठीक है। तो इसके लिए वेगनर के सामने दो चीज़ें जो हैं वो सामने आई थी, और वो चीज़ें कौन सी हैं, आइए जानें। वेगनर के सामने दो चीज़ें जो सामने आई हैं वो थी, वेगनर ने माना है, दो विकल्प जो थे ना उनमें से माना कि हो सकता है कि जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ, वह स्थल भाग स्थिर रहे। दूसरा इसमें पॉइंट उन्होंने माना कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं, वह स्थल भाग में स्थानांतरण हुआ है, ठीक है। तो दो चीज़ें उनके सामने थी। तो वेगनर ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत यहाँ पर ये जो दूसरा जो संकल्पना है या विकल्प है या पॉइंट है वो उन्होंने लिया था। उनके अनुसार क्या था, जलवायु कटिबंध तो स्थिर रहे थे, वह स्थल भाग जो था उसमें स्थानांतरण हुआ था। वेगनर ने दूसरे विकल्प को अपनी जो परिकल्पना है उसका आधार बताते हुए स्पष्ट किया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त महाद्वीप एक स्थल खंड के रूप में स्थित है, ठीक है। तो वेगनर ने कहा कि जब कार्बोनिफेरस युग का समय चल रहा था तो उस समय जो संपूर्ण पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं वो सारे के सारे एक जगह थे, या अपन ये भी कह सकते हैं कि पूरा स्थल भाग एक जगह था, और उसी एक जो स्थल भाग है उस पूरे स्थल भाग को उन्होंने नाम दिया पेंजिया, ठीक है। तो वेगनर ने उस पूरे जो जो सुपर कॉन्टिनेंट था यानी सुपर महाद्वीप था उसको उन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया, और उसके चारों ओर एक विशाल महासागर स्थित था, ठीक है। और उस विशाल महासागर को वेगनर ने क्या नाम दिया, पैंथालासा नाम उसको दिया। वेगनर के अनुसार सियाल निर्मित यह पेंजिया अगाध सागरीय तली जिसे सीमा कहा गया पर निर्बाध रूप से तैर रहा था। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ। तो वेगनर ने क्या कहा कि ये जो पेंजिया था वो किससे निर्मित था, सियाल से, ठीक है। ये पृथ्वी की परतें हैं ना, तो सियाल जो है उसका घनत्व सबसे कम होता है, तो पेंजिया जो है वो सियाल से निर्मित था, और अगाध सागरीय तली जो सीमा से बनी हुई थी, ठीक है, जो सीमा से बनी हुई थी तो उसके ऊपर बिना किसी बाधा के तैर रहा था। और कार्बोनिफेरस युग में जो है अंतिम समय में, या आप कह सकते हो कार्बोनिफेरस के उत्तरार्ध में, ठीक है, उत्तरार्ध का मतलब होता है अंतिम में, तो पेंजिया का विभाजन हुआ, और पेंजिया का विभाजन जो है वो हुआ और पेंजिया दो भागों में बट गया। यहाँ पर आप देख रहे हो ये पेंजिया का जो है आपका स्वरूप है, जिसमें दोनों ओर आपको पैंथालासा दिख रहा है, इसमें सारे के सारे जो स्थल भाग हैं वो एक जगह हैं। ये पेंजिया का उस समय का एक छोटी सी चीज़ जो है नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये किस प्रकार से आपका महत्वपूर्ण है। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो वेगनर जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र तथा भूगर्भिक शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर ये मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग जो था वो एक स्थल के रूप में संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नामकरण पेंजिया किया गया। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागर का विस्तार था। इसके चारों ओर एक विशाल जल का भाग था जिसका नामकरण वेगनर ने पैंथालासा कहा। अब यहाँ पर जो पेंजिया का विभाजन होने वाला है तो वो पेंजिया का विभाजन जो है उसमें क्या है, पेंजिया का उत्तरी भाग जो है वो लोरेशिया कहलाया, और इसके अंदर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया
तथा दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया, जिसके अंदर जो है कौन कौन से जो है महाद्वीप आपके आते थे। तो दक्षिणी अमेरिका इसमें था, दक्षिणी अफ्रीका इसमें था, मेडागास्कर इसके अंदर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका को प्रदर्शित करता था। यानी पेंजे का दो विभाजन हुए थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को जो है लोरेशिया भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से था। पेंजिया में 3 परतें थी, ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती भाग सीमा तथा केंद्र का भाग निफेस से बना हुआ था। तो ये जो है पृथ्वी की परतें हैं जो गहराई के साथ बढ़ती हैं। तो इस प्रकार से वेगनर ने अपने इसको अब अगर अपन बात करें तो प्रथम विभाजन में जो है 33 भू सन्नति है वो बनी, जिसके उत्तर में स्थित भाग को अंगारा लैंड या लोरेशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपकी कहाँ रही थी, उस समय रही थी। तो इसको जो है 33 महासागर का खुलना भी कहते हैं। 33 महासागर का खुलना किसे कहते हैं? जब पेंजिया का विभाजन हुआ और पेंजिया 2 भागों में बट गया, तो लोरेशिया और जो आपका गोंडवाना लैंड है, इनके बीच का जो रिक्त भाग है वहाँ पर 33 महासागर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? 33 महासागर का खुलना भी कहा जाता है। कालांतर में इसमें जो है क्रम से विखंडन व विघटित भागों में विषुवत रेखा व पश्चिम की ओर प्रवाह से महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति बन गई। अब इसमें ये कह रहे हैं कि कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो है इसका विखंडन होता गया और ये विघटित होता गया। ठीक है, और विषुवत रेखा और पश्चिम की ओर ये जो प्रवाह है महाद्वीपों का वो हुआ और वर्तमान स्थिति में ये आ गए। वेगनर ने जो है महाद्वीपों को जो है 2 दिशाओं में प्रवाह के लिए जो है 2 बलों को उत्तरदायी माना। अब यहाँ अगर बात करें वेगनर की, तो वेगनर ने कहा कि जो विभाजन हुआ था उस विभाजन के दौरान कुछ जो महाद्वीप थे वो भूमध्य रेखा की ओर, कुछ जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए थे। यानी जो दिशा थी ना प्रवाह की, यानी किस दिशा में गए महाद्वीप, तो एक तो भूमध्य रेखा की ओर आए और एक कौन सी दिशा थी? आपकी पश्चिम दिशा थी। अब ये जो दोनों दिशाएं हैं, इन दोनों ही दिशाओं के लिए जो है वेगनर ने 2 बल जो है उनको भी जिम्मेदार माना है कि भाई ये जो 2 बल थे, इन 2 बलों की वजह से ये जो है ऐसा हुआ। तो आइए जानते हैं वो 2 बल कौन से हैं। पहला आपका है गुरुत्वाकर्षण या प्लावनशीलता बल। तो इसमें आपको याद रखना है कि कुछ बुक्स जो हैं उसमें सिर्फ प्लावनशीलता बल दिया हुआ है, तो कुछ बुक हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण बल दिया हुआ है। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है कि वेगनर के द्वारा जो है जो 2 बल माने गए थे तो वो बल कौन से थे। तो आप यहाँ पर क्या देखते हो? प्लावनशीलता बल देखते हो। तो प्लावनशीलता अगर आपकी बुक में अगर गुरुत्वाकर्षण दिया हुआ है तो आपको प्लावनशीलता का पता नहीं रहेगा और ऐसे में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है गुरुत्वाकर्षण और प्लावनशीलता बल। ठीक है, वो लगा। इसमें जो भूभाग हैं उनका प्रवाह जो है वो भूमध्य रेखा की ओर हुआ, जिससे भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह हुआ था उसके लिए जिम्मेदार था गुरुत्वाकर्षण बल और प्लावनशीलता बल। ठीक है, तो ये दोनों ही बल क्या थे? जिम्मेदार थे किसके लिए? भूमध्य रेखा की ओर जो आपका प्रवाह होने के कारण। दूसरा आपका बल था ज्वारीय बल। तो ज्वारीय बल की अगर बात करें तो इसमें जो भूभाग का प्रवाह था वो पश्चिम की ओर हुआ, जिससे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है वो पश्चिम की ओर चले गए। तो ये 2 बल आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, ज्वारीय बल जो है वो पश्चिम प्रवाह के लिए जिम्मेदार था, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल और प्लावनशीलता बल जो था वो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह के लिए जिम्मेदार था। वेगनर के अनुसार उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के अलग होने से उसके बीच में जो रिक्त स्थान हुआ वहाँ पर अंध महासागर। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। और इसको भी क्या कहा जाता है? अटलांटिक महासागर का खुलना या अंध महासागर का खुलना। कैसे? तो क्या हुआ कि जब पेंजिया का विभाजन हुआ लोरेशिया अंगारा लैंड में, मतलब उसके बाद में अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका किससे? लोरेशिया और गोंडवाना लैंड से अलग होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए और उनके बीच में जो रिक्त स्थान हुआ वहाँ पानी भर गया और वहाँ पानी भरने से एक नए महासागर की उत्पत्ति हो गई और वो महासागर था दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, अटलांटिक
महासागर जो वर्तमान में है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर को ही क्या कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, तो अंध महासागर का खुलना या अटलांटिक महासागर का खुलना, तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। और ये कब संभव हुआ, जब दोनों ही अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाह कर गए। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के पृथक होने से रिक्त स्थान पर हिंद महासागर तथा शेष बचा पेंथालासा जो है वो प्रशांत महासागर कहलाया। और वैसे ही जो है आपका अंटार्कटिका है वो अलग होकर कहाँ चला गया, दक्षिणी ध्रुव पर चला गया। ऑस्ट्रेलिया आप किसे गया, भारत जो है वो अपनी स्थिति जो है वो छोड़कर एशिया के पास आ गया। और इनके बीच में जो रिक्त स्थान था, वो रिक्त स्थान को अपन वर्तमान समय में हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो था, अब आगे अपन देखते हैं और चीज़ें। तो हिंद महासागर का हो गया। और जैसे ही अगर अपन बात बताएं कि भारत का उत्तर की ओर जब किसका और एशिया से टकराया, तब उस कंडीशन में जो आपका तैतीस सागर जो था वो विलुप्त हो गया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है उसके पक्ष में प्रमाण। तो वेगनर ने भूगर्भिक भूतकाल में भूभाग पर होने वाले जो पक्ष में कई प्रमाण दिए। ये प्रमाण ऐसे हैं जिन्हें आज भी नकारा नहीं जा सकता। तो वेगनर ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए, उसकी सत्यता को प्रकट करने के लिए उन्होंने कई सिद्धांत दिए, जिन सिद्धांतों को आज नकारना इतना संभव नहीं है, यानी इतना आसानी से नहीं जो है उनको नकारा जा सकता कि ये सिद्धांत जो प्रमाण है वो गलत हैं। तो आइए जानते हैं कि वेगनर ने पक्ष में कौन से प्रमाण दिए थे। तो नंबर 1 की अगर अपन बात करें तो इसमें आता है जिंक्स ऑफ फिट। ठीक है, जिंक्स ऑफ फिट, तो ये जो था ये उनके अनुसार ये था कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के जो तट हैं, यानी दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी जो तट है, उनको आपस में मिलाया जा सकता है, जो समुद्र में कुछ गहराई तक जाकर इसके अनुरूप हो जाते हैं। कुछ सीमाएं तटीय क्षेत्र में और महासागरीय निमग्न तट समुद्र लहरों द्वारा बदल दिए गए हैं। तो यहाँ पर वेगनर ने ये कहा था कि जो अमेरिका और अफ्रीका है, अगर उनको मिलाया जाए तो वो उनको आसानी से मिलाया जा सकता है। और इसे ही क्या कहा गया था, जिंक्स ऑफ फिट कहा गया था। और इसमें आप देख सकते हो कि जो है चित्र आपका, इस चित्र में आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है। देखिए जो डायग्राम है ना, तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है आपका रहा। ये आपका उत्तरी अमेरिका है वो यूरोप के साथ अच्छे से, यहाँ पर ये देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ अफ्रीका दिखाई दे रहा है। तो इनके बीच में देखो जो है आराम से सटाया जा सकता है। और ये जो प्रोसेस है सटाने वाली, इसे ही क्या कहा गया था, जिंक्स ऑफ फिट के नाम से जाना जाता है। और इसे ही जिंक्स ऑफ फिट कहा जाता है। अगला जो है इसके लिए प्रमाण, उसकी ओर चलते हैं। अगले प्रमाण की अगर अपन बात करें तो है वो है भूगर्भिक समानताएं। तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के जो है दक्षिणी अटलांटिक तट के जो पर्वत तंत्र है, इनके दोनों महाद्वीपों में विस्तार की समानता है। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो अटलांटिक महासागर तट है, इनके किनारे पर जो या इनके तट के ऊपर जो पर्वत तंत्र हैं, वो पर्वत तंत्र दोनों ही महाद्वीपों में विस्तारित हैं और दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानता है। तो ये इसका दूसरा। तीसरा था कोयला और वनस्पति संबंधित प्रमाण। तो इसमें जो है वेगनर ने कहा था कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया में कोयले और वनस्पति का वितरण ये सिद्ध करता है कि भूवैज्ञानिक काल में ये एक साथ जुड़े हुए थे। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपका दक्षिणी अमेरिका में आप देखोगे, अफ्रीका में देखोगे, और भारत में देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में देखोगे और अमेरिका, तो यहाँ पर क्या है, कोयले के भंडार पाए जाए, यानी कोयले के निक्षेप हैं। तो ये कोयले के निक्षेप तभी संभव है कि जब ये स्थलभाग कभी आपस में जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये बात जो है वेगनर का कहना है। और इन्होंने जो है भूभागों पर कार्बोनिफेरस काल में उच्च स्तरीय हिमनदीय निक्षेप एवं एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो इसके अलावा जो भूभाग हैं वहाँ पर कार्बोनिफेरस काल में जो है उच्च स्तरीय जो हिमनदीय निक्षेप थे वो भी पाए गए, जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा समानता रखते हैं, जिससे स्पष्ट है कि यह एक समय एक साथ थे। तो अब इससे ये सिद्ध होता है इस बात से कि कभी ये जो स्थलखंड थे वो किसी न किसी समय एक
थे, यानी आपस में सारे जुड़े हुए थे। और आज यहाँ पर जो है विभिन्न जलवायु क्षेत्र मिलते हैं। वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इन चारों के अंदर ही, या चारों पांचों जो भी थे ना, गोंडवाना लैंड के हिस्सा था, तो इन गोंडवाना लैंड के जो भी पार्ट थे, इन पार्टों की अगर आज वर्तमान में अगर अपन जलवायु की बात करें तो इन सभी की जलवायु है वो एक दूसरे से भिन्नता रखती है। ठीक है, आगे अपन चलें तो वेगनर द्वारा जो है दिया गया उक्त प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य प्रमाण जिनका बाद में पता चला, ठीक है, वो भी महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करते हैं। तो ये तो वेगनर ने अपने स्तर पे दे दिए, लेकिन कुछ सिद्ध जो चीज़ें हैं वो उनका बाद में पता चला। ठीक है, तो बाद में पता चला तो वो भी क्या करते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें पहला आपका है पूरा चुंबकत्व के प्रमाण। पूरा चुंबक विभिन्न युगों में ध्रुवीय दिशा का अध्ययन है। तो अगर अपन बात करें तो पूरा चुंबकत्व जो है वो क्या है, तो ये विभिन्न युगों में जो ध्रुव की दिशा है उसका अध्ययन ही क्या है, पूरा चुंबकत्व प्रमाण है। चुंबक से प्रभावित होने वाले खनिज जैसे हेमेटाइट, पाइरोटाइट, मैग्नेटाइट आदि पृथ्वी के विभिन्न चुंबकीय ध्रुव सिद्ध में होते हैं और उसी समय मैग्मा के घनीभवन में दर्ज हो जाता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो ऐसे पदार्थ या ऐसे खनिज जो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं किससे, चुंबक से। तो इनमें आपका हेमेटाइट आ जाएगा, पोरोराइट आ जाएगा, मैग्नेटाइट आ जाएगा। ठीक है, जो क्या करते हैं, चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं उनकी सिद्ध में होते हैं और उसी समय मैग्मा में ये क्या हो जाते हैं, घनीभवन में दर्ज हो जाते हैं। ये पता चलता है कि इसमें समय पर परिवर्तन हुआ और ध्रुवों की स्थिति बदलती रही। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इसमें जो है समय समय पर परिवर्तन होता गया जिससे ध्रुवों की स्थिति है वो भी बदलती रही, किंतु ये परिवर्तन संपूर्ण पृथ्वी के लिए संभव नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें तो होती रही कि भाई ठीक है इसमें परिवर्तन है वो होता रहा, लेकिन ये परिवर्तन है वो संपूर्ण पृथ्वी के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। किंतु ये जो परिवर्तन है वो संपूर्ण पृथ्वी के लिए संभव नहीं था क्योंकि पृथ्वी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं था। अतः ये भूखंडों में परिवर्तन है, न कि संपूर्ण पृथ्वी में, जो ये सिद्ध करता है कि महाद्वीप अपनी स्थिति बदल रहे हैं। तो अगर बात करें इसके आधार पर तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है या ये जो प्रमाण है, तो ये प्रमाण क्या कहता है कि इसमें जो है कि ये परिवर्तन जो है वो संपूर्ण पृथ्वी के लिए संभव नहीं है। अतः ये केवल और केवल जो भूखंड है उनमें परिवर्तन है। ठीक है, सिर्फ भूखंडों में परिवर्तन है, न कि पृथ्वी में परिवर्तन है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि महाद्वीप हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। तो ये जो है इसके अंदर आप जो है आपका रहेगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि परिवर्तन जो हुआ था चुंबकीय वो केवल और केवल स्थल भाग पर हुआ था, संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं हुआ था, केवल भूखंडीय भाग पर हुआ था या महाद्वीपीय भाग पर हुआ था। तो अगले प्रमाण की ओर अपन बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें है समुद्री अंतःस्थल का विस्तरण। तो अगर अपन बात करें मध्य अटलांटिक कटक के सहारे जो है मैग्मा समुद्र की सतह पर आकर ठोस होता जाता है, जिससे एक नए क्षेत्र का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया लाखों वर्षों से चल रही है। तो लगातार जो मध्य अटलांटिक कटक है, ठीक है, एक प्रकार की रेंज है जो आपके अटलांटिक महासागर के लगभग मध्य में फैली हुई है, जो उत्तर से दक्षिण तक एक श्रृंखलाबद्ध रूप में फैली हुई है और इसके सारे जो है मैग्मा निकल रहा है और क्या होता जा रहा है, ठोस होता जा रहा है और एक नए क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। ये प्रक्रिया जो है वो आज से नहीं है बल्कि लाखों वर्षों से चली आ रही है और आगे कब तक चलेगी इस बात के बारे में भी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। ये महाद्वीपीय खंडों का विचलन कर रहा है जिससे अटलांटिक महासागर का आकार बढ़ रहा है। अब दूसरी अगर अपन बात करें तो इसका ये कहना है इसमें कि जो अटलांटिक महासागर है उसका आकार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये महाद्वीपीय विचलन कर रहा है। कौन कर रहा है? अंतःस्थल विस्तरण जो है इसको प्रभावित कर रहा है, जिससे ये जो है बढ़ रहा है। इसको ही समुद्र अंतःस्थल का विस्तरण कहते हैं और यही प्रोसेस जो है क्या कहलाती है? समुद्री अंतःस्थल कहलाती है या महासागरीय नीतल प्रसरण कहलाता है। यह महाद्वीपों के विस्थापन का अनूठा उदाहरण है और ये उदाहरण जो है वो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की परिकल्पनाएं शामिल
नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है बल देता है किसको, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को। समुद्री अंतःस्थल विस्तरण और पुराचुंबकत्व के अध्ययन द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के स्पष्टीकरण को सामान्य रूप से प्लेट विवर्तनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये सब मिलकर अंतः समुद्री स्थल विस्तरण, पुराचुंबकत्व अध्ययन और महाद्वीपीय जो विस्थापन का सिद्धांत है, इसको अगर कोई स्पष्टीकरण के लिए माना जाए तो इसको स्पष्ट करने के लिए इन दोनों को सहारा लेकर जो सिद्धांत बना था वही सिद्धांत आपका क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो किस प्रकार से जो है मैग्मा जो है वो बाहर निकल रहा है, दरारी उद्गार है यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ महासागरीय नीतल है। ठीक है, और इस प्रकार से मध्य महासागरीय दरार उत्पन्न होती है जिसके सारे जो है लावा बाहर निकलता है और एक नए होता है। और तो ये महाद्वीपीय दरारों की अवस्था और नए अंतःस्थलों का बनना है। ठीक है, तो आप इस तीनों ही चित्रों में आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। तो आइए चर्चा करते हैं, एक बार फिर अपन बात करते हैं कि जो वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के जो पक्ष में प्रमाण थे उसको एक व्यवस्थित तरीके से मैंने यहाँ रखा है और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए, भौगोलिक प्रमाण एटलांटिक तटों के में जो है सामाप्य स्थापना यानी जिंक्साफिट इन एटलांटिक कोस्ट, यानी अगर अपन बात करें अटलांटिक महासागर है उसके पूर्वी और पश्चिमी जो तट हैं उनके अंदर अद्भुत सामाप्य स्थापना है, यानी उनको आपस में अच्छे से सटाया जा सकता है। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को पुनः परस्पर सटाया जा सकता है। ठीक है, तो यानी उन दोनों को वापस सटाया जा सकता है, इससे वे जिंक्साफिट नाम देते हैं। कौन, वेगनर देते हैं। उनके अनुसार पश्चिमी अफ्रीका का उभार कैरिबियन सागर में तथा दक्षिणी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग गिनी की खाड़ी में सटाया जा सकता है। तो ये आपका पहला हो गया। उसके बाद में पर्वतों का संरेखण, यदि विस्थापित महाद्वीपों को सटाकर देखा जाए तो सभी युग की पर्वतमालाओं के संरेखण में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। यह संरेखण कैलोडियन, हर्शियन, अल्पाइंस आदि सभी पर्वतमालाओं में देखने को मिलता है। तो इनका कहना है कि जितने भी स्थल भाग हैं उन सबको अगर एक जगह किया जाए और एक जगह किया है फिर उनकी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उन श्रेणियों को देखा जाए तो ये श्रेणियाँ क्या है, एक संरेखण में यानी एक सरल रेखा में ये आपस में मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पर्वतों के उन्होंने नाम भी बताए हैं जिनको आपस में सटाया जा सकता है। तो ये इनका एक रेखन बन जाता है जिसमें कैलोडोनियन है, हर्शियन है, अल्पाइंस है। तो ये तीनों जो पर्वत श्रृंखलाएँ इनको आपस में सटाया जा सकता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें आपकी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो दी हुई हैं। ठीक है, और किस प्रकार से ये जो है अगर इनको एक किया जाए तो ये आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो आइए और आगे बढ़ते हैं। अब अपन अगर बात करें तो नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, वेगनर ने जो है रॉकीज, इंडीज, अल्पाइंस एवं हिमालय पर्वत वाले स्थानों पर भूसंततियों के विद्यमान होने की संकल्पना की जिससे जमा तलछटी पर दबाव पड़ने से मोड़दार पर्वतों का उद्भव हुआ। तो वेगनर ने इस सिद्धांत में क्या कहा, वेगनर ने ये कहा कि ये जो मोड़दार पर्वत हैं, ठीक है, जिन्हें अपन वलित पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं जिसमें हिमालय है, रॉकीज है, इंडीज है, आल्पस है, तो ये हैं, तो ये भूसंततियों की वजह से हुए हैं। ठीक है, क्योंकि भूसंततियों पर जब दबाव पड़ा तो दबाव पड़ने से तो इनमें वलय उत्पन्न हुई। ठीक है, और उसी वलय को अपन जो है किसके रूप में देखते हैं, आज इन पर्वतों के रूप में देखते हैं और इसीलिए इनको वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं ये जिंक्साफिट का भी एक चित्र आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार से गिनी तट से और ब्राज़ील प्रायद्वीप को सटाया गया है, तो इस चीज़ के बारे में। और अगर आगे इस वीडियो में बढ़ें तो उसके बाद में इसके नेक्स्ट आपके आते हैं भूगर्भिक प्रमाण। ठीक है, तो भूगर्भिक प्रमाणों की बात करें तो संरचनात्मक समानता, तो पहले अगर अपन बात करें अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के तट हैं या क्षेत्र हैं वहाँ पर जो सेल हैं उन सेलों की संरचना में काफ़ी ज़्यादा समानता, यानी सेलों की संरचना की बात करें तो संरचना एक समान है कि दोनों ही तटों की, जबकि ये वर्तमान में ये दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, तीसरा आपका आता है स्तर विन्यास की समानता। अगर अपन बात करें तो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की चट्टानें की जो विभिन्न परतों का क्रम है ना, वहाँ पर पाई जाने वाली जो समानता है उनके कभी
सटे होने के प्रमाण हैं। तो अगर इसकी बात करें तो पहले आपकी आ गई, देखो अटलांटिक महासागर के पहले तट की अगर अपन बात करें पहले की, तो संरचना की दृष्टि से यानी उनकी संरचना में एक ही प्रकार की प्रोसेस जो है वो हुई है। दूसरे में जो परतों के अंदर जो चट्टानों के अंदर जो परत है, वो परतों का क्रम भी वैसा ही है, जैसा अफ्रीका के तट पे है वैसा ही आपको दक्षिणी अमेरिका के तट पे मिलेगा। तो ये भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे जो ये स्थल भाग है वो कभी आपस में एक रहा होगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें भू ज्यामितीय प्रमाण, तो भू ज्यामितीय अध्ययनों से ये प्रमाणित होता है कि ग्रीनलैंड जो है वो धीरे धीरे कनाडा की ओर जो है विस्थापित हो रहा है, जो महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करता है ये वर्तमान समय में। ठीक है, यानी आधुनिक समय में जो है ग्रीनलैंड जो था वो कनाडा की ओर खिसक रहा था, और इसके प्रमाण भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मिले थे। और ये यहाँ पर आप नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि 32 सेंटीमीटर प्रति वार्षिक दर के हिसाब से ये कनाडा की ओर खिसक रहा था। लेकिन 2011 के बाद ऐसे कोई प्रमाण हैं वो नहीं मिले हैं। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है कि 2011 के बाद में अगर अपन बात करें तो 2011 के बाद में जो ऐसे प्रमाण हैं वो नहीं मिले, 2011 तक मिले हैं। ठीक है, स्पीड कितनी है 32 मीटर प्रति वर्ष। ठीक है, ईयर। ठीक है, तो इस गति से जो था ये बढ़ रहा था, कब तक बढ़ रहा था 2011 तक, उसके बाद में कोई ऐसे प्रमाण नहीं। लेकिन ये है कि अगर इतना बड़ा स्थलखंड जो है वो अगर खिसकता है तो महाद्वीप भी खिसक सकते हैं। तो इसके अलावा बाद में आता है जैविक प्रमाण। पुराजीवी आश्म प्रमाण की अगर अपन बात करें तो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर समान प्रजाति व प्रकार के जीवाश्म के प्रमाण ये प्रमाणित करते हैं कि ये दोनों तट कभी एक थे। तो यहाँ पर क्या है, दो पुराजीविक जो परमाणु की बात की जाए या जीवावशेष की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर के दोनों ही तटों के ऊपर क्या है, समान प्रजाति और समान प्रकार के जीवाश्म जो हैं उसके प्रमाण जो है वो मिले हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये स्थलखंड कभी एक रहे होंगे। उसके बाद में दूसरा आपका आता है पूरा जीवाश्म प्रमाण। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जो है वो आपको मैंने बता ही दिया है कि एक प्रकार से जो है एक ही प्रजाति और एक ही जो है प्रकार के जीव जो अवशेष हैं वो मिले। दूसरा इसमें है जैविक स्वभाव। अगर जैविक स्वभाव की बात करें तो जीवशास्त्रियों के शोध के अनुसार नॉर्वे में जो है एक जीव है, नाम जो इसका नाम क्या है, लेमिंग है। तो ये लेमिंग नाम का जीव जो है वो क्या करता है, पश्चिम की ओर चलता है, यानी पश्चिम की ओर यात्रा करता है। और पश्चिम की ओर यात्रा करते समय अब आपको पता है कि यूरोप से पश्चिम की ओर चलेगा तो जाहिर सी बात है अटलांटिक महासागर बीच में आता है और ये महासागर में डूबकर मर जाता है। यानी ये क्या करेगा, यूरोप से, यानी नॉर्वे की अगर अपन मान लें तो नॉर्वे यूरोप में आता है ना, तो नॉर्वे से ये पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं और अटलांटिक महासागर में गिरकर या डूबकर मर जाते हैं। इसका कारण ये माना गया, अब ये ऐसा क्यों करता है, ये जीव ऐसा क्यों करता है, तो इसके पीछे का कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि पहले अमेरिका और यूरोप जब सटे हुए थे तो इनके जो पूर्वज थे, ठीक है, वो क्या करते थे, पश्चिम की ओर यात्रा करते थे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये इस जाति में आज भी जारी है और यही कारण है कि ये लोग जो हैं आज भी पश्चिम, ये मतलब जीव जो हैं वो पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं। और आज जो स्थिति है वो बदल चुकी है क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बीच में अटलांटिक महासागर है, तो वो इसमें गिरकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं या वो डूब जाते हैं। ठीक है, तो ये एक आदत के कारण जो है ऐसा हुआ है। आप इसमें देख सकते हो जीवों की भी बात की जाए तो यहाँ पर जो जीवों की बात है तो यहाँ पर जो ये जीव जो हैं ये सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिस्ट्रोसोरस की बात की जाए तो ये भारत में भी है, अंटार्कटिका में भी है, अफ्रीका में भी है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें ग्लिसोस्टोपरिस की तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका तीनों में पाया जाता है, सॉरी चारों पांचों में। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें मेगासोसोरस की तो मेगासोसोरस जो है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में। इसके अलावा सागोनाथुस ये आपका अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता है। तो इस हिसाब से जो है ये चीज़ें कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण के प्रभाव में जो है भारत, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होना ये तभी संभव हो सकता है जब ये एक रहे हों। अगला जो इसका जो कारण है वो ये है हिमयुग। ठीक है,
यानी बर्फ़ के प्रमाण। तो बर्फ़ के प्रमाण या हिमानी के प्रमाण ये आपके कहाँ से मिले? भारत से मिले, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुए। और ये तभी संभव हो सकता है जब ये कभी एक रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पेंजिया आपका था। ठीक है, फिर धीरे धीरे पेंजिया का विभाजन हुआ। तो 250 मिलियन वर्ष पहले जो पेंजिया था वो अस्तित्व में था। उसके बाद में 200 मिलियन वर्ष के बाद में ट्रायसिक युग में जो है इसका विभाजन हुआ, पहला विभाजन। उसके बाद में जुरेसिक 140 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ये और भागों में बंटने लगा। तो इस प्रकार से ये बटा। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो क्रिटेशियस युग में, यानी आज से 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ये सारे टूटकर लगभग अलग हो चुके थे, लेकिन अभी भी भारत की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में थी। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान स्थिति की अगर अपन बात करें तो ये इनकी वर्तमान स्थिति है। ठीक है, जो आज सभी जो देश हैं वो अपनी अपनी या सभी महाद्वीप हैं अपनी अपनी स्थान पे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये आपका भारत हो गया। ठीक है, ये भारत हो गया। और यहाँ पर ये जो डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही है ये आपका क्या है? हिमालय पर्वत है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? एशियन और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से जो है इसकी उत्पत्ति हुई। और भारत का इधर और खिसकने से ये जो बीच का जो भाग है आपका, जो ये बीच का भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, इस बीच के भाग में आपका क्या हुआ? ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा होगा ना ये पोर्शन। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये पूरा का पूरा ये आपका क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? हिंद महासागर हो गया। और ये हिंद महासागर की स्थिति है वो भी कैसे सामने आई? जब भारत यहाँ पहुँचा। ठीक है, तो ये स्थिति जो थी वो थी। अब आगे अपन चलते हैं और बात करते हैं वेगनर के जो महाद्वीपीय विस्थापन है इसकी आलोचना की। तो पहली आलोचना ये है कि भौगोलिक आलोचना है, पहली भौगोलिक आधार पर की गई है कि अटलांटिक महासागर के जो तट हैं उनमें क्या है? सामाप्य स्थापना जो है वो दोषपूर्ण है। यानी वेगनर ने कहा था कि इनको आसानी से मिलाया जा सकता है, लेकिन जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि ये दोषपूर्ण है, इनको पूरी तरीके से अच्छे से नहीं मिलाया जा सकता। क्यों नहीं मिलाया जा सकता? क्योंकि ब्राज़ील के तट को गिनी तट से जब मिलाते हैं तब 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर जो है शेष रह जाता है। तो ये कैसे हुआ? ठीक है, यानी उनको जब आपस में मिलाया जाएगा तो उसमें जो है कितना? 15 डिग्री सेल्सियस का गैप रह जाता है। तो ये गैप कहाँ से आया? ठीक है, इसके आधार पर अगर अपन बात करें, मध्य अटलांटिक कटक के दोनों तटों को सटाने में बाधा है। ठीक है, इसके अलावा जो मध्य अटलांटिक कटक है, ठीक है, उन दोनों तटों को मिलाएं तो वो बीच में बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, और वेगनर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, वेगनर ने इसके बारे में ज़्यादा कोई जिक्र नहीं किया था मध्य अटलांटिक कटक के बारे में। और इस सिद्धांत की जो दो और प्रक्रियाएं, विस्थापना एवं वलन प्रसरण, ये भी क्या है? विरोधाभासी हैं। ठीक है, विरोधाभासी कैसे? वेगनर ने क्या कहा था कि सियाल जो है वो बिना किसी बाधा के सीमा पर तैर रहा है। ठीक है, और वलन, अब वलन की बात करें तो वलन कब पड़ती है? जब अवरोध उत्पन्न होता है। तो एक तरफ वेगनर ये कह रहे हैं कि सियाल जो है वो सीमा पर बिना बाधा के तैर रहा है, दूसरी ओर ही वो ये कह रहे हैं कि वलय पड़ रही है। ठीक है, और वलय पड़ने से जो है मोड़दार पर्वतों या वलय पर्वतों की उत्पत्ति हुई। तो ये संभव नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के जो है विपरीत हो गई। तो यहाँ पर ये बात भी जो है वो सही तरीके से लागू नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वेगनर जो है वो इनको सही नहीं बता पाए। इसके अलावा भूगर्भिक आलोचना है। भूगर्भ जो शास्त्री हैं उनके अनुसार क्या है? अटलांटिक तटों पर संरचनात्मक व स्तर विन्यास की केवल आंशिक समानताएं हैं, अतः इन्हें पूर्व प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो वेगनर ने कहा था कि जो अटलांटिक महासागर के दोनों तट हैं उन दोनों ही तटों पर जो चट्टानें हैं उन चट्टानों की जो संरचना है वो लगभग क्या है? समान है, बहुत ज़्यादा समानता रखती है। लेकिन यहाँ पर अगर इन वर्तमान आधार पर देखा जाए तो इनके अंदर जो है समान, इन जो संरचना है उनमें समानता है, लेकिन ये जो समानता है ये केवल आंशिक समानता है, यानी बहुत ही कम मिलती है, पूरी की पूरी नहीं मिलती, बहुत ही कुछ, या एक अपन कह सकते हैं छोटा सा भाग ही जो है इनकी संरचना का आपस में मिलता है, बाकी का भाग जो है इसमें नहीं मिलता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो ये आपका
उसके बाद में आती है भूगणितीय आलोचना। वेगनर के अनुसार जो है पश्चिम की ओर जो विस्थापन हुआ था वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। जबकि जो गणितज्ञ हैं उन गणितज्ञों ने सिद्ध किया कि अमेरिका को पश्चिम की ओर विस्थापित करने के लिए जितना गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता होती है वो बल जो है वो कितना है, आज का जो बल है यानी सूर्य और चंद्रमा का जो बल आज पृथ्वी के ऊपर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, या आप इसको ज्वारीय बल भी कह सकते हैं, तो वो जो बल लग रहा है आज वर्तमान समय में इससे क्या होना चाहिए, 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली वो बल होना चाहिए। तभी अमेरिका को वो बल जो है किधर पश्चिम की ओर खिसका सकता है, या अमेरिका जितने बड़े स्थलखंड को वो अपनी जगह से खिसका सकता है या हिला सकता है, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है कि यदि मान भी लिया जाए कि ये जो बल था वो उस समय इतना अधिक था, तो इस बल से क्या होता है कि पृथ्वी की जो जो रोटेशन है वो रुक जाएगी, ठीक है। यानी पृथ्वी जो है उसकी जो परिभ्रमण गति है वो बाधित हो सकती है। अगर इतना बल पृथ्वी पर लगा तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो पूरी तरीके से बंद हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में आती है जैविक आलोचना। तो समकालीन जीवाश्म के प्रमाण का जो है आलोचक आशंकित प्रमाण मानते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बताए थे कि यहाँ पर जीवों के जो अवशेष हैं, प्रजातियाँ हैं, वो लगभग एक हैं। तो यहाँ पर भी ये आलोचक यही कह रहे हैं कि इनमें भी क्या है, आशंकित प्रमाणिकता है, पूरी तरीके से वो एक जैसी नहीं है। इसके अलावा पूरा जलवायु की आलोचना की बात करें तो इसमें स्टायरियस ने बताया कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका यूएसए में बोस्टन क्षेत्र जो उस समय भूमध्य रेखा पर था वह अलास्का में टाइलाइट जैसे हिमानी निक्षेप पाए जाते हैं। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय पुनर्गठन से स्टायरिस द्वारा अंकित विसंगति का स्पष्टीकरण नहीं होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर स्टायरिस ने बताया कि जो आपका उत्तर पश्चिमी अफ्रीका है और यूएस में जो बोस्टन क्षेत्र है जो उस समय भूमध्य रेखा पर था उस समय, ठीक है, और अलास्का जो था वहाँ पर टाइलाइट जैसे हिमानी निक्षेप पाए गए। और वेगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय पुनर्गठन है, ठीक है, उससे को अगर किया जाए तो स्टायरिस जो है उसके द्वारा विसंगति जो स्पष्ट की गई है उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता या कोई भी चीज़ उनमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर रहेगी। और अन्य कमियाँ होने के बावजूद भी ये सिद्धांत जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने क्या है सर्वाधिक वैज्ञानिक सिद्धांत जो है प्लेट विवर्तन के लिए एक आधार प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा कमियां थी फिर भी ये था, लेकिन ये सिद्धांत जो है इस सिद्धांत ने जो नई आगे के नए विकास के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रास्ते खोल दिए थे, ठीक है। एक क्रांतिकारी भूगोल के क्षेत्र में ये सिद्धांत जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आया और इसी का ही परिणाम रहा था कि इसके बाद में जो सर्वाधिक आधुनिक या पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांत जो था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वो इसी सिद्धांत की देन है, ठीक है। यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वो किससे इंस्पायर है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से, ठीक है। तो ये सिद्धांत जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।